नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका, जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यानी अब इस वीडियो में हमें क्या जानना है, जहांगीर के बारे में। खास करके इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके चरित्र के बारे में आप बताइए या फिर इसके व्यक्तित्व के बारे में, यानी ये किस टाइप का राजा था, किस टाइप का मुगल शासक था। यही चीज़ आपको आलोचना करते हुए इसका मूल्यांकन भी करना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जैसे तैसे आंसर लिखते हैं। ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, वो जहांगीर का इतिहास के बारे में लिखने लगते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। देखिए, इतिहास लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, ये कब किया जाता है, जब आपको इनके चरित्र के बारे में पता नहीं है, व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं है, इसकी आलोचना कैसे करना है, इसका मूल्यांकन कैसे करना है, ये चीज़ अगर पता नहीं है, आंसर लिखने का तरीका, उस सिचुएशन में किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पर आंसर लेकर आया हूँ, इसके व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में व्याख्या करेंगे, साथ ही साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे, यानी इसका क्रिटिसाइज करके इसका अंकन करेंगे, आंकेंगे, जांचेंगे। तो अगर आप ये आंसर सटीक तरीके से लिखना जानोगे तो यही लिखिएगा, तभी 15 में लगभग देखा जाए तो 12 से लेकर 13 नंबर आपको मिल सकता है, नहीं तो 8-7 नंबर दे दिया जाता है। तो चलिए सीधा आंसर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। आपकी मर्जी, आप जितना चाहो, जिस तरीके से चाहो जहांगीर के इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो। आपकी मर्जी, वो आप पर डिपेंड है। आप चाहो तो 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, 1 पेज, जितना आप चाहो लिख सकते हो। परिचय में आपको क्या लिखना है, नॉर्मली देखा जाए तो मैंने यहाँ सिंपल लिया है, जहांगीर मुगल सम्राट अकबर का बेटा और मुगल साम्राज्य का चौथा सम्राट था। थोड़ा सा मैं आपको एक सीरीज दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो मुगल शासन में आपका बाबर था, सीरीज आप समझिए। उसके बाद फिर हुमायूं आए, उसके बाद फिर बीच में ये प्रवेश कर गए शेरशाह सूरी। इसके बाद फिर हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने बाहर कर दिया, फिर वापस ये आए हुमायूं। उसके बाद फिर इनका शासनकाल जो था वो ज़्यादा समय तक नहीं था। उसके बाद फिर बाबर आए, बाबर के बाद फिर जहांगीर आए। तो इस तरीके से ये सीरीज चल रहा है। सीरीज को याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतिहास को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आंसर को लिखने का तरीका आपके अंदर में उभर कर आता है। अब समझते हैं वहाँ आंसर। तो जहांगीर मुगल सम्राट अकबर का बेटा और मुगल साम्राज्य का चौथा सम्राट था, जिनका कार्यकाल आप देख सकते हो 605 से लेकर यहाँ पर हो जाएगा 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। और एक ऐसा शासक था जिसके चरित्र और व्यक्तित्व में अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों थी। यानी एक ऐसा ये राजा है, अगर तुलना करा जाए, यानी अगर आप हमसे पूछिएगा कि ये किस प्रकार का राजा है, तो अच्छाई अगर आप देखिएगा और बुराई देखिएगा तो दोनों के हिसाब से बुराइयाँ इनके ऊपर हावी हो जाती है। तो इनको मैं बेटर राजा नहीं मानता हूँ। हालांकि इतिहासकारों ने दोनों पहलू से देखा है, तो वही हम लोग भी दोनों पहलू से इसकी जांच करेंगे और आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। उनके शासनकाल और व्यक्तित्व जीवन को देखकर हम उनकी आलोचनात्मक मूल्यांकन निम्न बिंदुओं द्वारा कर सकते हैं। अब कैसे कैसे कर सकते हैं वो समझिए। सबसे पहले हम अच्छाइयाँ देखते हैं। अच्छाइयाँ में पहली अच्छाइयाँ इनकी क्या थी, न्यायप्रियता। यानी जहांगीर को न्याय का सम्राट कहा जाता था। उसने जंजीर इंसाफ, न्याय की जंजीर की व्यवस्था शुरू की थी। यानी इसे न्यायप्रियता का प्रासंगिक दिया गया। प्रासंगिक कहने का मतलब है इसे नाम दिया गया या फिर बोला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जहांगीर जो है वो न्याय का सम्राट कहलाने वाला एक सम्राट था और इन्होंने न्याय दिलाने के लिए जनता को जंजीर इंसाफ, न्याय यानी एक व्यवस्था शुरू की थी। जिसमें क्या था इस व्यवस्था में, तो इस व्यवस्था में कोई भी आम आदमी अपनी शिकायत सीधे डायरेक्ट सम्राट तक पहुंचा सकता था और यह दिखाता है कि वह लोगों की समस्या को सुनता यानी सुनना चाहता था। अभी क्या है, आप अपनी समस्या को लेकर सरकार के पास अगर आपको पहुंचाना है, छोड़िए यहाँ पर अभी हम राज्य सरकार की ही अगर बात करें, आप अपनी समस्या को क्या डायरेक्ट राज्य सरकार के पास पहुंचा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर राज्य सरकार किसी तरीके से, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या किसी प्रकार से, अगर आपको उसमें खामियां दिखती है, परेशानी दिखती है, तो आप डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते हो। आपको आंदोलन करना होगा। लिखित दस्तावेज में आप दे दीजिएगा, वो भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे उसकी गारंटी नहीं। आंदोलन करना पड़ता है, चाहे वो डिजिटल प्रोटेस्ट हो, चाहे वो आपका ऑफलाइन आंदोलन हो। आंदोलन करने के बाद भी सरकार की मर्जी पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था थी न्यायप्रियता। यानी यहाँ पर न्याय की व्यवस्था ऐसी थी जिससे डायरेक्ट सरकार के पास ही आप अपनी समस्या को ले जा सकते हो। इसके बाद देखिए दूसरी अच्छाई क्या है, कला और संस्कृति का प्रेमी ये थे। यानी जहांगीर को कला, चित्रकला और प्रकृति बहुत पसंद थी। मुगल चित्रकला उसके समय में बहुत फली फूली व प्राकृतिक सौंदर्य, यानी उन्हें प्रकृति से प्यार भी था, उन्हें प्रकृति अच्छी लगती थी। वह प्राकृति सौंदर्य जैसे फूल, पौधों और जानवरों की तस्वीरें बनवाने का शौकीन थे। उन्हें कई खूबसूरत बाग और इमारतें भी बनवाई थी। तो ये इनकी एक अच्छाई थी कि कला और संस्कृति से आप प्रेम करते थे। इसके बाद आगे देखिए तीसरे नंबर पर धार्मिक सहिष्णुता। यानी जिस तरीके से इनके पिताजी थे उसी तरीके से इनके अंदर भी गुण था, यानी धार्मिक सहिष्णुता वाली गुण थी। अपने पिता अकबर की तरह जहांगीर ने भी हिंदुओं या फिर इसके अलावा जो जैन धर्म के लोग थे या फिर अन्य धर्म जो भी थे उसके प्रति धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। उसने कई गैर मुस्लिम लोगों को अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद दिए और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। ओवरऑल जिस तरीके से अकबर ने अलग धार्मिक लोगों के साथ व्यवहार या अपने शासन प्रशासन व्यवस्था में
पद निर्धारण करना, ये सारी व्यवस्था जो दी थी इन्होंने भी वही किया। चलिए, ये तो तीसरी अच्छाई थी। इसके बाद 4th नंबर की अगर बात करें, जहांगीर ने अपने पिता अकबर की बनाई प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। यानी जिस तरीके से इनके पिताजी अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था बना था उसी तरीके से इन्होंने बरकरार रखा। उसने मनसबदारी प्रणाली को भी बरकरार रखा और मजबूत किया, जिससे साम्राज्य का शासन सुचारू रूप से चलता रहा। देखिए, ये जो पॉइंट मनसबदारी आया या इसके अलावा अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, वो सारा मैंने डिटेल से बता दिया है। इसीलिए सीरीज वाइज आप वीडियो देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चौथी इनकी क्वालिटी थी, अच्छाइयाँ थी। अब आते हैं इनके कमियों के बारे में। तो सबसे पहला क्या था? शराब और अफीम की लत। सबसे बड़ी कमी यही थी, इसीलिए हमने इसको पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि एक राजा को नशा मुक्त होना चाहिए। अगर वो नशा मुक्त रहेगा तभी वो अपने साम्राज्य का भला कर सकता है। अगर वह नशे में रहे और कोई निर्णय लेना हो तो वो सही निर्णय कभी ले ही नहीं सकता है। तो शराब और अफीम की लत थी। जहांगीर को शराब और अफीम की बुरी लत थी, जिसने उसकी सेहत और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया। कई बार वह शराब के नशे में महत्वपूर्ण फैसले लेने में असमर्थ होता था। तो शराब के नशे में हमेशा धुत रहता होगा और किसी कारणवश अगर कोई सभा आयोजित होती होगी तो उस सिचुएशन में वो गलत सलत वहाँ पर निर्णय ले लेता था। महत्वपूर्ण अगर कोई फैसला लेना हो तो उसमें असमर्थ हो जाते थे। तो ये सारी समस्या थी, यानी कमियाँ थी। इसके बाद आते हैं नूरजहाँ का प्रभाव। इससे रिलेटेड तो एक आपको क्वेश्चन ही अभी हम करवाएंगे। हालांकि यहाँ पर ये भी कमियाँ थी, नूरजहाँ का प्रभाव, यानी इनके शासनकाल में नूरजहाँ का प्रभाव हुआ। अब ये इसकी कमियाँ क्या है वो समझिए। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ का उसके शासन और निर्णयों पर बहुत प्रभाव था। कई बार नूरजहाँ और उसके परिवार ने क्या किया? शासन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिससे दरबार में भ्रष्टाचार बढ़ा और कुछ लोग असंतुष्ट हो गए। देखिए, समझने वाली बात है। नूरजहाँ कौन थी? नूरजहाँ जहांगीर की ही पत्नी थी। यानी कहने का मतलब है नूरजहाँ एक नॉर्मल फैमिली से रिलेट करती थी, आम फैमिली से बिलोंग करती थी। इसकी खूबसूरती को देखकर जहांगीर ने इससे विवाह किया था। अब क्या हुआ? नूरजहाँ इसमें अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दी। यानी शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं परिवारवाद होता है ना, अपने परिवार के फायदे के लिए वह शासन व्यवस्था का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर जब भी जहांगीर नशे में रहता था तो उस सिचुएशन में नूरजहाँ ही सारा निर्णय या फैसला या आम सभा में जो भी चीज़ें होती थी वह वही चीज़ करती थी, और उस समय जो नूरजहाँ को सही लगता था वही करती थी। तो इसका प्रभाव हुआ। तो इसका मेन कमी जहांगीर पर ही पड़ता है, क्योंकि जहांगीर अगर सही तरीके से राजा रहता, अपने चरित्र में अगर ये नशा वाला चीज़ जो दाग धब्बा लग गया, अगर इसे वह नहीं करता, नशा मुक्त रहता, तो नूरजहाँ का प्रभाव उतना नहीं रहता, वो नॉर्मल रहती उसकी पत्नी बन के। समझ में आया ना? तो ये चीज़ यहाँ पर इनकी कमी में उभर कर आई। अब आते हैं कमज़ोर सैन्य नेतृत्व, यानी सेना का नेतृत्व में इनकी कमज़ोरी थी। जहांगीर अपने पिता अकबर या बेटे शाहजहां की तरह युद्ध में उतना साहसी या फिर कुशल नहीं था। उसने कई युद्धों में अपने सेनापतियों पर निर्भरता दिखाई। यानी जिस तरीके से इनके पिताजी अकबर साहसी थे, मोटिवेशन देते थे, यहाँ तक कि शराब पर पाबंदी लगा दिए थे सेनाओं पर, तो उस तरीके से या ना ही तो मोटिवेशन देते थे ना ही कुछ करते थे सेना के लिए। सिर्फ और सिर्फ सेनापति को ही बोल देते थे कि जिस तरीके से सेना चलाना हो आप चला सकते हो, संचालन कर सकते हो। यानी सारा कुछ सेनापति पर ही निर्भर रहता था और कुछ विद्रोहों को दबाने में देरी हुई। अब जब इनकी जो सेना है वो कमज़ोर हो जाएगी, उतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो वाकई में जो भी विद्रोह करेंगे इसके शासनकाल में तो उन विद्रोहों को दबाने में भी असफल रह जाएंगे। इन जगहों पर विद्रोहों को दबाना असफल होता जा रहा था जहांगीर। इसके बाद आगे देखिए, क्रूरता का उदाहरण, यानी ये कहीं ना कहीं एक ऐसा भी राजा था जो क्रूर राजा था। हालांकि जहांगीर को न्यायप्रिय माना जाता है, लोगों को, जनता को न्याय दिलाने वाला राजा है, लेकिन कई बार उसने विद्रोहियों और अपराधियों के साथ बहुत क्रूरता दिखाई। उदाहरण के लिए उसने अपने बेटे खुसरो के विद्रोह को दबाने के बाद उसके समर्थकों को कठोर सजा दी। तो इस तरीके से यह एक क्रूर राजा भी था। अब समझते हैं इसका मूल्यांकन, या फिर आप इसे निष्कर्ष भी बोल सकते हो। हालांकि मूल्यांकन हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो जहांगीर एक मिश्रित व्यक्तित्व का शासक था। मिश्रित व्यक्तित्व समझ रहे हो, यानी इसमें अच्छाई भी थी प्लस बुराई भी थी, यानी ये दोनों का मिक्सचर था। वह कला, संस्कृति और न्याय के प्रति उत्साही था, लेकिन उसकी कमजोरियां जैसे शराब की लत और नूरजहाँ के प्रभाव ने उसके शासन को प्रभावित किया। उसने अकबर की बनाई नींव को बनाए रखा, लेकिन नई उपलब्धियों में वह अपने पिता या बेटे जितना, यानी इनका जो आने वाला टाइम में जो इनका जो बेटा है शाहजहाँ, उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उनके जितना प्रभावशाली या नहीं रहे। फिर भी उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य स्थिर ही रहा, यानी इधर उधर डगमगाया नहीं, ना ही किसी के हत्थे चढ़ा, स्थिर ही रहा और कला संस्कृति में उन्नति हुई। तो ये था जहांगीर के बारे में, यानी उनके चरित्र के बारे में। नूरजहाँ का मुगल साम्राज्य में क्या भूमिका रही, यानी इन्होंने क्या योगदान दिया मुगल साम्राज्य में और इनका क्या प्रभाव रहा।
क्या नेगेटिविटी प्रभाव रहा या पॉजिटिविटी प्रभाव रहा, यानी इनका कुछ ना कुछ गलत प्रभाव भी रहा और अच्छा प्रभाव भी रहा, दोनों हम लोग देखेंगे। सबसे पहले परिचय के तौर पर लिखना है आपको कि नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी, मुगल इतिहास में एक ऐसी शख्सियत थी जिनका प्रभाव और भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वह सिर्फ एक रानी नहीं थी बल्कि जहांगीर के शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक जो इनका शासनकाल रहा जहांगीर का, उनमें उनकी सलाहकार यानी जहांगीर के साथ इन्होंने जहांगीर को हमेशा सलाह देने का काम की थी। सह शासक यानी साथ में जब भी वह नशा में धुत रहता था तो एक शासक के रूप में भी यह काम की थी और कई बार निर्णय लेने यानी फैसला लेने में भी मुख्य शख्सियत अपनाई थी यानी निभाई थी। उनकी भूमिका और प्रभाव को निम्न बिंदुओं द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी भूमिका को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है आपका राजनीतिक प्रभाव और शासन में भागीदारी नूरजहां का। नूरजहां का जहांगीर के दरबार और शासन पर गहरा प्रभाव था। जहांगीर को शराब और अफीम की लत थी। सोचिए शराब के अलावा भी अफीम की भी लत थी, जिसके कारण वह कई बार शासन के कामों में कम ध्यान दे पाते थे। ऐसे में नूरजहां ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और सारी व्यवस्था को वह संभालती थी। वह दरबार में बैठती थी। जब भी दरबार का आयोजन होता था, जनता दरबार समझते हो ना, तो जब भी उसका आयोजन होता था उस सिचुएशन में कभी कभी नूरजहां भी बैठती थी, महत्वपूर्ण फैसले लेती थी और फरमान जो भी शाही आदेश होते थे उसे फरमान बोला जाता था वो भी जारी करती थी। उनके नाम से सिक्के भी ढाले गए नूरजहां के नाम से, जो उस समय के लिए बहुत असामान्य था। क्यों असामान्य था? क्योंकि नूरजहां जो है वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी और जिस कारण से एक राजगद्दी में बैठना, फिर इनके नाम से सिक्के प्रचलित होना वगैरह, ये सारी चीज़ें एक असामान्य ही थी। नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खां और पिता इमदादुल दौला जैसे परिवार वालों को ऊंचे पदों में नियुक्त किया और इन्होंने कहीं ना कहीं परिवारवाद को भी अपनाया। परिवारवाद कहने का मतलब है जो भी इनके परिवार से रिलेटेड है, जैसे कि इनके भाई या फिर इनके पिता, इन दोनों को राजगद्दी यानी प्रशासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं किसी गद्दी पर इनको बैठाया यानी पद दिया, जिससे उनका परिवार शक्तिशाली हो गया। इसे नूरजहां जंटा या फिर समूह कहा जाता था। नूरजहां समूह या फिर नूरजहां जंटा कहा जाता था। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखते हैं प्रभाव नूरजहां का कूटनीति और राजनीति। नूरजहां बहुत चतुर और कूटनीतिज्ञ थी। उन्होंने कई विद्रोहों को शांत करने में मदद की, यानी इनके शासनकाल में जो भी विद्रोह हो रहा था उनको शांत किया नूरजहां ने अपने दिमाग से, कूटनीति और रणनीति वाले दिमाग से। जैसे कि जहांगीर के जो बेटे खुसरो थे उसके विद्रोह को भी इन्होंने अपने कूटनीति से दबाया। उन्होंने विद्रोहियों के साथ बातचीत करके या शक्ति से स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने विदेशी व्यापारियों जैसे कि पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के साथ संबंध बनाए, जिससे मुगल साम्राज्य का व्यापार बढ़ा और इन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी पुर्तगाली थे, अंग्रेज़ थे, उनके साथ व्यापारिक संबंध भी इन्होंने स्थापित किया नूरजहां ने। यानी इनके पास दिमाग भी था और अपने कूटनीतिक और राजनीतिक दिमाग से व्यापार के क्षेत्र में या इसके अलावा जो भी विद्रोह करते थे उनको पीछे किया। इसके बाद देखते हैं आगे क्या प्रभाव रहा इनका। कला और संस्कृति में योगदान। नूरजहां को कला, साहित्य और वास्तुकला का बहुत शौक था। उन्होंने कई खूबसूरत बाग, मकबरे और इमारतें बनवाने में योगदान दिया। उदाहरण के लिए अगर बात करें, उनके पिता इमदादुल दौला का मकबरा आगरा में इन्होंने बनवाया। आगरा में इनके पिताजी का मकबरा भी है और इन्हीं मकबरे को देखकर ताजमहल की प्रेरणा बनी। यानी इसके बाद फिर ताजमहल बनाया गया था इन्हीं को देखकर। समझ में आया ना। वह कविता लिखती थी और फारसी साहित्य में रुचि रखती थी। यानी इनको कविता लिखने में रुचि था और फारसी साहित्य यानी फारसी भाषा का जो भी साहित्य था उनको पढ़ने में या फिर लिखने में इनको रुचि रहता था। उनके समय में मुगल चित्रकला और हस्तशिल्प यानी हाथ से बने जो भी कला है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करवाया था। तो ये भी इनका योगदान बोला जाए या फिर प्रभाव बोला जाए या फिर भूमिका बोला जाए था। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इनकी भूमिका। नूरजहां ने कई धर्मार्थ यानी धर्म से रिलेटेड कार्य किए थे, जैसे कि गरीबों की मदद और महिलाओं के लिए स्कूल खोलना। देखा जाए तो उस समय महिलाओं को उतनी छूट नहीं दी जाती थी और एक महिला शासन व्यवस्था में बैठना, ये एक उस समय की अगर बात करें तो महिलाओं को प्रेरणा भी मिला कि वाकई में एक महिला शासन व्यवस्था चला सकती है। तो ये छोटी बात नहीं थी उस समय के लिए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ अच्छे संबंध भी रखे। वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला थी जो उस समय के लिए बहुत खास थी, क्योंकि उस समय महिलाओं को शायद ही इतनी आज़ादी और शक्ति मिलती थी। समझ में आया ना। तो इन्होंने सामाजिक कार्य भी किए, यानी गरीब बच्चों की मदद की, स्कूल वगैरह खोला जो महिलाओं के लिए ही था। और इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, यानी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है। और इसके अलावा इन्होंने एक पहचान भी बनाई कि हाँ महिला उस समय के टाइम में क्या कर सकती है, वो इन्होंने बताया। ये थी भूमिका जहांगीर के शासनकाल में।
नूरजहाँ का। अब समझते हैं इसके प्रभाव क्या है। तो इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है और नकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है। सबसे पहले सकारात्मक रूप में अगर देखें तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, नूरजहाँ ने जहांगीर के कमज़ोर स्वास्थ्य और लत के बावजूद मुगल शासन को स्थिर रखा। यानी जहांगीर के कमज़ोर स्वास्थ्य या फिर बोला जाए उनका जो लत था नशा का, उसके बावजूद भी नूरजहाँ ने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में रखकर इसके शासन व्यवस्था को स्थिर रखा, जाने नहीं दिया किसी के हाथ में। उनकी सूझबूझ से साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रही। दूसरे नंबर की अगर पॉजिटिविटी की अगर बात करें, उनके समय में कला, संस्कृति और व्यापार ने नई ऊंचाइयां छुई। उनकी रुचि ने मुगल साम्राज्य को सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध किया। इसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात करें, नूरजहाँ ने दिखाया कि एक महिला भी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है उस समय के टाइम में, क्योंकि उस समय महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं थी कि वह शासन व्यवस्था में गद्दी में बैठ सके। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बनी। इसके बाद अब समझते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है नकारात्मक प्रभाव कि नूरजहाँ अपने परिवार को बढ़ावा दे रही थी। नूरजहाँ ने अपने परिवार को बहुत बढ़ावा दिया, जिससे दरबार में कुछ लोग नाराज हो गए। ऑब्वियसली अगर कोई आम लड़की सत्ता के घर वालों से अगर संबंध बनाकर विवाह होता है तो नॉर्मल बिहेवियर उनका रहना चाहिए, लेकिन वह अपने परिवार को ही उस राज व्यवस्था में, देखा जाए तो राज व्यवस्था से जोड़ रही थी। तो इस तरीके से किसी और को तो इसमें 100% आपत्ति होगी। कई बार उनके भाई और रिश्तेदारों ने अपने फ़ायदे के लिए शक्ति का गलत भी इस्तेमाल किया, और इनके जो भाई थे और जो भी रिश्तेदार थे वो शासन व्यवस्था की जो शक्ति होती थी उसका गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरी जो यहाँ पर अगर नेगेटिविटी अगर देखें तो उनके प्रभाव के कारण दरबार में गुटबाजी बढ़ी। गुटबाजी मतलब अलग अलग मतभेद होने लगा, फूट बढ़ने लगी। एक छोटा सा गृह युद्ध समझते हो ना, वही चीज़, यानी आपस में ही मतभेद होने लगा उनके प्रभाव के कारण। किनके प्रभाव के कारण? नूरजहाँ के प्रभाव के कारण दरबार में गुटबाजी बढ़ी। यानी कुछ लोग जैसे कि जहांगीर का बेटा शाहजहाँ उनके दबदबे से नाखुश थे, जिससे बाद में विद्रोह हुए। यानी जहांगीर का जो बेटा शाहजहाँ था वह नूरजहाँ के जो भी शासन व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें थी या इनके प्रभाव से रिलेटेड, इनमें कहीं ना कहीं यह नाखुश थे और यह आखिर में फिर विद्रोह भी कर दिए थे। तीसरे नंबर की अगर बात करें, नूरजहाँ का इतना प्रभाव होने से जहांगीर की कमज़ोरी सबके सामने आई। यानी नूरजहाँ जब इतना शक्तिशाली है, सत्ता पर इनका ज़्यादा अगर प्रभाव हो रहा है, यह हमेशा राज दरबार में ही फैसला यही ले रही है, सारा कुछ इन्हीं का चल रहा है, तो इससे जहांगीर की कमियां उभर कर आ रही है, क्योंकि जहांगीर के अंदर उतनी टैलेंट नहीं है। जहांगीर के पास देखा जाए तो वो हमेशा नशे में धुत रहता था। तो इस तरीके से जनता को असलियत पता चलता गया और भी लोगों को भी असलियत पता चलता गया, और लोगों को लगा कि वाकई में जहांगीर कमज़ोर है, जिससे कुछ लोग उनके शासन को कमज़ोर मानने लगे। ये तो हो गया इनके नेगेटिविटी वाले प्रभाव। अब समझते हैं ओवरऑल मूल्यांकन हम क्या लिखेंगे। तो नूरजहाँ एक असाधारण महिला थी जिन्होंने मुगल साम्राज्य में अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और कला के प्रेम से गहरा प्रभाव छोड़ा। यानी अपनी बुद्धि से उन्होंने शासन को स्थिर रखा और कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। लेकिन उनके परिवार के दबदबे और दरबार की गुटबाजी ने कुछ समस्याएं भी पैदा की। फिर भी वह एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अपने समय में महिलाओं की शक्ति और क्षमता को साबित किया। तो ओवरऑल ये निष्कर्ष ही है जिसका हमने टोटल मूल्यांकन भी कर दिया। अब क्या करना है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर देना है।